हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ मिथ्स के बारे में जो कि सिनो रीजन से रिलेटेड है। आई मीन सिनो मिथ्स। एंड इससे आपको पोकेमॉन वर्ल्ड के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा कि आखिर पोकेमॉन वर्ल्ड की शुरुआत में कौन कौन सी चीज़ें हुई थी, एंड आर्कियस, क्रिएशन ट्री और लेक गार्डियंस कितने ज़्यादा ताकतवर हैं, ये सब कुछ, और इन सारी पोकेमॉन्स के पास कौन कौन सी मिस्टीरियस पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, मैं ये बात जानता हूँ कि मिथ्स को पूरी तरह से रियलिटी नहीं माना जा सकता, बट गाइज एक बात गौर की जाए ना, तो मिथ्स में जो भी लिखा हुआ है एनिमे में सारी की सारी बातें सच हुई हैं। मिथ्स में लिखी गई आज तक एक भी बात गलत साबित नहीं हुई है। सो हाँ, तुम मान सकते हो कि मिथ्स में जो लिखा हुआ है वो काफ़ी हद तक सच हो सकता है। मतलब ये सारी बातें सच होने की पॉसिबिलिटी लगभग अबव 80% है। एंड यस गाइस, आज आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स पता चलने वाले जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। एंड इस वीडियो को तुम एक तरह से हिस्ट्री ऑफ पोकेमॉन वर्ल्ड के तौर पर भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे पोकेमॉन वर्ल्ड की शुरुआत में क्या क्या हुआ था। सो हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड गाइस, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दें, एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें ऐसी पोकेमॉन की वीडियोज़ देखने के लिए। एंड यस, आपको कौन सा फैक्ट जान के सबसे ज़्यादा हैरानी हुई, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सिनो मिथ्स है किसके बारे में। वेल, बेसिकली सिनो मिथ्स एक तरह से पोकेमॉन वर्ल्ड की हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से बता सकती हैं कि आखिर शुरुआत में पोकेमॉन वर्ल्ड में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं आर्कियस के बारे में, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे पहला पोकेमॉन था, एंड इसी से पोकेमॉन वर्ल्ड शुरू हुआ है। शुरुआत में पोकेमॉन वर्ल्ड में कुछ नहीं था, एक तरह से देयर वाज ओनली अ चर्निंग टर्मोइल ऑफ केओस। इसके बीच जब सारी चीज़ें एक होने लगी तब वहाँ पर एक एग अपीयर होता है जिसमें से आर्कियस निकलता है। उसके बाद आर्कियस 3 पोकेमॉन को क्रिएट करता है, डियाल्गा, पाल्किया एंड गिरेटिना। डियाल्गा की जन्म के साथ टाइम एग्जिस्टेंस में आता है, पाल्किया की जन्म के साथ स्पेस एक्सपैंड होने लगता है, एंड गिरेटिना की जन्म के साथ मैटर एग्जिस्टेंस में आता है। सो एक तरह से तुम मान सकते हो कि डियाल्गा, पाल्किया एंड गिरेटिना पूरे यूनिवर्स के बराबर है। ये तीनों की तीनों यूनिवर्सल पोकेमॉन्स अपने अपने यूनिवर्स पे राज करते हैं, जहाँ डियाल्गा अपने टेम्पोरल वर्ल्ड पे, पाल्किया अपने स्पेशल वर्ल्ड पे एंड गिरेटिना अपने डिस्टोर्शन वर्ल्ड पे है। उसके बाद आर्कियस 3 पोकेमॉन्स को क्रिएट करता है, यूक्सी, मेस्पिरिट, अज़ल्फ, दी ओनली पोकेमॉन्स व्हिच कैन कंट्रोल डियाल्गा एंड पाल्किया। और यूक्सी, मेस्पिरिट, अज़ल्फ के कारण ही इमोशन, विल पावर एंड नॉलेज दुनिया में आई थी। उसके बाद आर्कियस हॉल ऑफ ओरिजिन में एक बहुत ही गहरी नींद में चला जाता है। अब अगर हम बात करें लेक गार्डियंस के मिथ्स की, तो यहाँ पर अनक्रशिंग डिफीट वाले एपिसोड में नर्स जॉय एक बुक में पढ़कर बताती हैं 3 ऐसे मिस्टीरियस पोकेमॉन्स हैं जो कि सेम पोकेमॉन एग से आए हैं, जो कि असल में लेक गार्डियंस थे, जिसमें से यूक्सी बीइंग ऑफ नॉलेज, मेस्पिरिट बीइंग ऑफ इमोशन एंड अज़ल्फ बीइंग ऑफ विल पावर है। इन तीनों पोकेमॉन को आर्कियस ने बनाया था, एंड आर्कियस ने लेक गार्डियंस को पावर दी थी कि जब भी डियाल्गा एंड पाल्किया आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो उन्हें कंट्रोल कर सकती हैं, एंड उन्हें काम करने की पावर इनके पास है। एंड ये हमने एपिसोड में भी देखा है, जहाँ पर डायमंड एंड पर्ल के 152 एपिसोड में जब डियाल्गा एंड पाल्किया को साइरस ने कैप्चर कर लिया था रेड चेन की मदद से और उन्हें फोर्सफुली एक न्यू यूनिवर्स क्रिएट करने के लिए मजबूर किया था, तब यहाँ पे डियाल्गा एंड पाल्किया आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे एंड गुस्से में आके पूरे यूनिवर्स को तबाह करने वाले थे। उसी समय लेक गार्डियंस ने उन दोनों को शांत कर दिया था। अब मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर लेक गार्डियंस क्रिएशन ट्री से ज़्यादा ताकतवर है, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास बस इन्हें कंट्रोल करने की एंड काम करने की ताकत है, ना कि इन्हें हराने की। वो इन्हें हरा कभी नहीं सकती हैं। डियाल्गा, पाल्किया एंड गिरेटिना, इन तीनों की पावर्स लेक गार्डियंस से बहुत ज़्यादा ऊपर है, एंड लेक गार्डियंस बस आर्कियस की मदद से यहाँ पे डियाल्गा एंड पाल्किया को शांत कर पाती हैं, क्योंकि आर्कियस ने इन्हें डियाल्गा एंड पाल्किया को शांत करने की ताकत दी है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, लेक गार्डियंस के पास एक और पावर है कि अगर यूक्सी की आंखों में कोई देख ले तो अपनी सारी याददाश्त खो सकता है। अगर किसी ने मेस्पिरिट को टच किया तो अपनी सारी इमोशंस खो देगा, एंड अगर किसी ने अज़ल्फ को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो अपनी सारी की सारी विल पावर खो देगा। और यही कारण है कि यूक्सी हमेशा अपनी आंखें बंद रखती हैं ताकि कोई उसकी आंखों में देख ना पाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो समझ लो मेमोरी लॉस। एंड मेस्पिरिट हमेशा ह्यूमन से दूर भागती है, क्योंकि अगर उसे कोई टच कर दे तो अपनी सारी इमोशंस खो देगा। एंड अज़ल्फ के पास किसी की बॉडी में एंटर करने की पावर है ताकि उसे कोई चोट ना पहुंचा सके, क्योंकि अगर किसी ने अज़ल्फ को चोट पहुंचाया तो वो अपनी पूरी विल पावर खो देगा। अब बात करते हैं क्रिएशन ट्री के मिथ की। तो अगर सबसे पहले हम गिरेटिना के मिथ को जानें तो गिरेटिना के मिथ के बारे में कुछ ऐसा कहा गया है। सिंथिया जब सिनो मिथ्स को पढ़ रही थी तब सिंथिया और गिरेटिना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। मिथ्स के अकॉर्डिंग जब वर्ल्ड बना तो 2 पोकेमॉन अपेयर हुए थे, डियाल्गा एंड पाल्किया। बट डियाल्गा एंड पाल्किया के साथ एक और पोकेमॉन था जो उसी समय अपेयर हुआ था, जो कि प्रोबेबली डियाल्गा एंड पाल्किया के जितना ही पावरफुल था, और वो था गिरेटिना। एक ऐसा पोकेमॉन जो कि दूसरी दुनिया में रहता है, एक कम्प्लीटली अलग वर्ल्ड में, जो कि हमारे वर्ल्ड के ऑपोजिट साइड में है। अब हम बात करें अगर सिंथियाज इंटरप्रिटेशंस ऑफ सेलेस्टिक टाउन्स केव पेंटिंग के बारे में, तो उसे देखकर सिंथिया को पहले लगा था कि बीच में जो लाइट है वो या तो डियाल्गा या फिर पाल्किया, इन दोनों में से किसी एक को रिप्रेजेंट करती है, और बाकी की जो 3 लाइट्स हैं वो असल में लेक गार्डियंस को रिप्रेजेंट करती हैं। पर बाद में सिंथिया को लगा कि इस पेंटिंग को समझने का एक और तरीका हो सकता है। क्या ये 3 लाइट्स जो है वो असल में किसी और ट्रियो को दर्शाती हैं? क्या ये जो 3 लाइट्स हैं वो असल में डियाल्गा, पाल्किया एंड गिरेटिना को दर्शाती हैं, एंड सेंटर में जो लाइट है वो किसी और चीज को? क्या ये जो सेंटर में वही है जिसने हमारे वर्ल्ड को क्रिएट किया है? फिर सिंथिया को प्लेट्स का ख्याल आता है कि जो प्लेट्स पूरे सिनो में पाई गई थी उनमें से एक पर एनग्रेव्ड था 2 बीइंग्स ऑफ टाइम एंड स्पेस सेट फ्री फ्रॉम द ओरिजिनल वन। तो यहाँ पर इस बात से कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी निकल रही थी कि पोकेमॉन वर्ल्ड में एक और ऐसा पोकेमॉन है जो कि इवन डियाल्गा एंड पाल्किया तक से ज़्यादा ताकतवर है। अब क्या ये तुम्हें पॉसिबल लगता है? अब मैं जानता हूँ कि पोकेमॉन वर्ल्ड में डियाल्गा एंड पाल्किया से भी ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन एग्जिस्ट करते हैं, बट ज़रा एक बार उस टाइम में जाकर सोचो जिस समय किसी को गिरेटिना या फिर आर्कियस के बारे में पता नहीं होगा, तो क्या उसके लिए मानना पॉसिबल होगा कि एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि डियाल्गा एंड पाल्किया तक से ज़्यादा ताकतवर है? इसका सीधा सा आंसर है नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
मतलब भाई एक ऐसा समय जिस समय तुम्हें गिरेटिना या आर्केस के बारे में पता ना हो और उस समय तुम्हें कोई आकर ये कहे कि एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि डियालगा पाल्किया तक से ज़्यादा ताकतवर है, तो डेफिनेटली इस बात पे बिलीव करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। क्योंकि भाई ऐसा कौन सा पोकेमॉन होगा यार जो डियालगा पाल्किया से ऊपर होगा। वो दोनों रूलर ऑफ टाइम एंड स्पेस हैं, यूनिवर्स में इससे बड़ी पावर कुछ है ही नहीं। सो यहाँ पे एक ऐसा पोकेमॉन जो कि डियालगा पाल्किया तक से ज़्यादा ताकतवर हो, ये किसी के लिए मानना पॉसिबल नहीं था। बट जब आगे चल के सबको गिरेटिना के बारे में पता चला तो यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनी। अब देखा जाए तो यहाँ पे मुझे मेरे पर्सनल ओपिनियन में लगता नहीं है कि यहाँ पर गिरेटिना डियालगा पाल्किया से ज़्यादा ताकतवर होगा, बट फिर भी यहाँ पे कुछ सॉर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि यहाँ पे गिरेटिना शायद डियालगा पाल्किया से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि डिस्टोर्शन वर्ल्ड में टाइम एंड स्पेस दोनों में से कुछ भी स्टेबल नहीं है। सो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद गिरेटिना यहाँ पे डियालगा पाल्किया से सच में ज़्यादा ताकतवर है, बट फिर भी ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। अब ऐसे नहीं गिरेटिना कमज़ोर है, लिटरली वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। एनिमे में भले इस पोकेमॉन को वीक दिखाया गया है, बट अगर हम इसकी ट्रू पावर को जाने तो सच में ये पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड से ज़्यादा ताकतवर है। एंड अगर गिरेटिना फुल पावर के साथ लड़े तो ये पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को अकेला हरा देगा, इसे 1 मिनट भी नहीं लगने वाला। बट यहाँ पे हम किसी ऐसे पोकेमॉन की बात नहीं करें जो कि गिरेटिना के लेवल का नहीं है। यहाँ पे हम बात करें माइटी डियालगा पाल्किया की। सो यहाँ पर गिरेटिना भले ही पूरी पोकेमॉन वर्ल्ड से ज़्यादा ताकतवर हो, बट डियालगा पाल्किया की जब बात आती है तो ये मानना सच में काफ़ी मुश्किल है। सो फिलहाल के लिए हम ये मान सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी में गिरेटिना डियालगा पाल्किया से ज़्यादा ताकतवर हो, पर अगर रियलिटी में देखें तो सिर्फ एक आर्केस है जो कि डियालगा पाल्किया से ज़्यादा ताकतवर है। बट काफ़ी समय पहले सिंधिया को एक ख्याल आया था कि आखिर ये पेंटिंग बनाई किसने होगी। इसमें एक पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद डियालगा पाल्किया सच में उस समय के लोगों के सामने अपीयर हो गए होंगे टाइम एंड स्पेस को रूल करने के लिए, जिसे देखने के बाद लोग सच में बहुत ज़्यादा घबरा गए होंगे या फिर कुछ एक्साइटमेंट ऐसा कुछ हो सकता है, जिसके बाद उस समय के लोगों ने ये पेंटिंग बना दी। अब अगर हम आर्केस के मिथ के बारे में जानें तो जब सबको आर्केस के प्लेट्स के बारे में पता चला था तो काफ़ी लोगों का मानना था कि जो भी इस प्लेट का राइटफुल बेरर होगा उसी ने इस वर्ल्ड को बनाया होगा। जब हमारा वर्ल्ड शुरू हुआ होगा तब यहाँ पर एक स्पिरिट आई होगी और उसी स्पिरिट से सबको इस वर्ल्ड के बारे में पता चला होगा, एंड उसी स्पिरिट में शायद टाइम एंड स्पेस दोनों एक साथ हैं। इस इंटरप्रिटेशन से कहीं ना कहीं इस बात का आइडिया लग सकता है कि हमारा वर्ल्ड किस तरह से शुरू हुआ होगा। सबसे पहले एक स्पिरिट वर्ल्ड में आई थी जिसने वर्ल्ड को शेप दिया था, और उसके बाद उस स्पिरिट में से टाइम एंड स्पेस का जन्म हुआ होगा। तो यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी हम मान सकते हैं कि वो स्पिरिट असल में आर्केस ही था, एंड उस समय आर्केस के अंदर ही डियालगा पाल्किया एक साथ थे। मीन्स डियालगा पाल्किया आर्केस के ही अंदर थे, और उसके बाद आर्केस ने दोनों को क्रिएट किया। अभी मैंने जस्ट आपको जो बताया उससे 2 पॉइंट सामने आए हैं। सबसे पहला, आर्केस इज इमॉर्टल। एनिमे के अंदर भले ही आर्केस एक बार मर चुका है, बट सही मायने में देखा जाए तो आर्केस को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि आर्केस बेसिकली एक स्पिरिट है, एंड भला स्पिरिट को कोई कैसे मार सकता है। और दूसरा पॉइंट ये कि आर्केस यूनिवर्स के पहले भी एग्जिस्ट करता था, क्योंकि आर्केस के अंदर ही टाइम एंड स्पेस यानी कि डियालगा पाल्किया समाये हुए थे। और इससे हम 3 बातें मान सकते हैं। सबसे पहला, आर्केस टाइम एंड स्पेस के ही पहले आया था। दूसरा, आर्केस की पावर्स टाइम एंड स्पेस से भी ऊपर हैं। और तीसरा, जब यूनिवर्स में कुछ नहीं था, इवन जब पूरा यूनिवर्स ही नहीं था, तब आर्केस ही सब कुछ था, क्योंकि उसे में टाइम एंड स्पेस समाये हुए थे। मतलब एक तरह से तुम मान सकते हैं कि उस समय आर्केस ही पूरा का पूरा यूनिवर्स था। एंड अगर हम बात करें आर्केस के प्लेट्स की, तो आर्केस के प्लेट्स पे ये एनग्रेव था 3 बीइंग्स वर बॉर्न टू बाइंड टाइम एंड स्पेस, जो कि पॉसिबली लेक गार्डियंस ही हैं, क्योंकि लेक गार्डियंस के अलावा डियालगा पाल्किया को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड पोकेमॉन यूनिवर्स को प्रोबेबली क्रिएशन ट्री एंड लेक गार्डियंस ने ही क्रिएट किया है। बट हाँ, ये सब कुछ आर्केस से ही शुरू हुआ था। अब अगर मैं आर्केस के प्लेट्स की सबसे वियर्ड फैक्ट्स को बताऊं तो उनमें सबसे पहला फैक्ट आता है कि प्लेट्स के इंग्रेविंग्स के मुताबिक द ओरिजिनल वन ब्रीथ्स अलोन इन द यूनिवर्स, जिसमें दोबारा यही बात को बताया गया कि आर्केस यूनिवर्स से पहले एग्जिस्ट करता था। एंड दूसरा फैक्ट ये है कि जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ था तब उसके शार्ड्स आर्केस के प्लेट्स बन गए थे। तो इससे इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है कि आर्केस के प्लेट्स बेसिकली यूनिवर्सल लेवल के हैं। भले ही एनिमे में उसे प्लानिटरी लेवल का ही दिखाया गया, क्योंकि आर्केस के प्लेट्स लिटरली एक मीटियोर को भी नहीं रोक पाए थे। बट अगर सही मायने में देखा जाए तो आर्केस के प्लेट्स यूनिवर्सल लेवल के हैं, क्योंकि आर्केस के प्लेट्स असल में यूनिवर्स के टुकड़ों से बने हैं। एंड अब अगर मैं आर्केस की प्लेट की सबसे वियर्ड फैक्ट के बारे में बताऊं, जो कि मेरे ओपिनियन में मुझे सबसे ज़्यादा वियर्ड लगी थी, एंड इस फैक्ट को जानने के बाद आपको भी शायद सच में बहुत बड़ा शौक लगा, क्योंकि मुझे भी सबसे बड़ा शौक इसी फैक्ट को जानने के बाद लगा था। वो है कि द पावर ऑफ द प्लेट्स शेयर्ड अमंग द पोकेमॉन्स। एंड इससे ये पॉइंट भी सामने आ गया दैट पोकेमॉन वर्ल्ड में जितने भी पोकेमॉन्स अभी तक में आए हैं, मतलब जितने ही पोकेमॉन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी को पावर आर्केस के प्लेट से ही मिली है। चाहे हम किसी पोकेमॉन की बात कर लें, लूगिया, नेक्रोजमा, ज़ायगार्ड, रेक्वेजा, क्यूरम एंड इवन आर्टिफिशियल पोकेमॉन्स लाइक म्यूटू, इन सभी को उनकी पावर आर्केस के प्लेट से ही मिली है। अब इसे पूरी तरह से तो सच नहीं माना जा सकता, लेकिन पूरी तरह से गलत भी नहीं माना जा सकता। इसकी पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद ये फैक्ट गलत हो जाए, बट ये पूरी तरह से नामुमकिन भी नहीं है। मेरे ओपिनियन में शायद ये फैक्ट सही हो जाएगा, क्योंकि मिथ्स में लिखी गई आज तक कोई भी बात गलत साबित नहीं हुई है। तो इस फैक्ट का गलत साबित होना मतलब लिटरली इसके बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं। यहाँ पर ज़्यादा चांसेस इसी बात के बनते हैं कि ये फैक्ट असल में सच होगा। एंड इसलिए मुझे ये सबसे वियर्ड फैक्ट लगा है, क्योंकि लिटरली जितने भी पोकेमॉन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं सभी को पावर आर्केस से ही मिली है। तो इससे एक बार अब आर्केस की पावर्स का अंदाज़ा लगा के देखो।
मतलब पोकेमॉन वर्ल्ड में जितने भी पोकेमॉन्स हैं उन सबको पावर्स आर्केस के कुछ टुकड़ों से मिली है। तो सोचो खुद आर्केस में कितनी ताकत होगी, क्योंकि उसके टुकड़े खुद यहाँ पे पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के बराबर हैं। सो अगर हम एनिमे के अंदर ही देख लें तो वहीं पे क्रिएशन ट्री और लेक गार्डियंस एंड आर्केस काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। बट अगर हम मिथ्स को इंक्लूड कर दें तो लेक गार्डियंस तो हद से ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं एंड क्रिएशन ट्री तो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है। एंड आर्केस को तो भाई क्या ही कहने उसके, उसे तो छोड़ ही दो। सो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से पोकेमॉन वर्ल्ड के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा एंड स्पेशली आर्केस, क्रिएशन ट्री एंड लेक गार्डियंस कितनी ज़्यादा ताकतवर है ये भी। सो गाइस, अगर कोई वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना है ऐसी पोकेमॉन वीडियोज़ देखने के लिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।